तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। उनका कहना है कि यह घटना या तो उनके साथ घटी है या फिर कोई दोस्त, कज़न या रिश्तेदारी में। बाकी दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने कानों में हेडफोन और ईयरफोन लगा लीजिए और शुरू हो जाए मेरे यानी अपने महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सेजल है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी ननंद के हस्बैंड के साथ घटी। एक सच्ची कहानी है। मेरी 3 ननंद हैं और ठीक ये कहानी मेरी दूसरी नंबर की ननंद के साथ घटी थी। काफी समय पहले वह रात में ऑटो रिक्शा चलाते थे। पैसों के चक्कर में वह दिन में जॉब करते और रात को ऑटो रिक्शा चलाते थे। एक दिन की बात है, वह ऑटो चलाते चलाते कहीं दूर चले गए थे। उस वक्त एक सुनसान रास्ता था। वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने सलवार सूट पहना था। देखने में अच्छे घर की लग रही थी। उसके हाथ दिखाते ही उन्होंने ऑटो को तुरंत रोका। उस लड़की ने अपनी जाने की जगह बताई। ननंद के हब हब ने कहा कि ठीक है, लेकिन भाड़ा ज्यादा लगेगा। वह सोसाइटी वहां से आधे घंटे की दूरी पर थी। लड़की ने ठीक है कहा और ऑटो में आकर बैठ गई। इसके बाद चलते ऑटो में उन्होंने लड़की से पूछा कि बहन जी, इतनी रात को वैसे आप आ कहाँ से रही हो? उसने कहा, यही पास में एक ऑफिस है, वहां पर मैं जॉब करती हूँ। काम करते आज थोड़ा लेट हो गया बस। इसीलिए दोस्तों, मेरी ननंद के हस्बैंड को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। और अगर सीधा सीधा कहे तो आजकल नाइट ड्यूटी में अगर किसी को जल्दी भी घर जाना हो तो ऑफिस की तरफ से कैब वगैरह जरूर मिलती है। पर खैर, ये बात उस वक्त किसी को भी अजीब लग सकती थी, क्योंकि कोई भी लड़की इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहे। वह भी रात के 2 बजे, जबकि पूरी रोड पर ना कोई आदमी दिखता है, ना कोई आदमी की जात, और ऐसे में ही क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद मेरे ननंद के हस्बैंड चुप हो गए, क्योंकि वह लड़की देखने में अच्छे घराने से लग रही थी। वह लड़की भी चुपचाप रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसको जहाँ जाना था वह सोसाइटी आ चुकी थी। ऑटो से उतरने के बाद उसने कहा कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह चुपचाप चली गई। दोस्तों, वह तकरीबन 10 या 15 मिनट तक वेट करते रहे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं ही जाकर देखता हूँ कि वह अभी तक क्यों नहीं आई। यहाँ पर दोस्तों, एक बात और है। एक तो ईमानदारी की नौकरी, ऊपर से देर रातों को यहाँ से वहाँ घूमना, जहाँ इस टाइम पर हर कोई अपने बिस्तर पर आराम करता है। लेकिन कुछ लोग रोजी रोटी के लिए रात भर काम भी करते हैं। ऐसे में किसी के साथ ऐसा होना बड़ा ही अजीब लगता है। और खैर, उस वक्त उनकी नजर ठीक उस लड़की पर ही थी। उन्होंने उसे जाते हुए भी देखा था, और वह जिस घर में घुसी और वह जिस गेट के अंदर गई वो भी देखा था। तो ठीक, उन्होंने सोचा कि मैं ही जाकर देखता हूँ कि आखिर अब तक यह बाहर क्यों नहीं आई। आखिरकार इतने पैसे वाले लोग हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो ठीक उतरकर उनके दरवाजे तक गए और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक औरत बाहर आई। ऑटो वाले ने तुरंत कहा कि आपकी लड़की ने भाड़ा नहीं दिया, मुझसे छुट्टे मांगे थे, लेकिन अभी तक नहीं आई। बस, मैं इसी कारण से आपके दरवाजे तक आया हूं दोस्तों, उस औरत ने कहा। अच्छा, वह आज तुम्हारे रिक्शा में आई थी? यह बात सुनने के बाद उनको थोड़ा अजीब लगा कि आज मेरा रिक्शा मतलब समझ में नहीं आया। औरत ने कहा कि मेरी लड़की को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। यह बात सुनकर वह एकदम गुस्सा हो गए। कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो? अभी तो वह मेरी रिक्शा में बैठी थी। मैंने उसे खुद उतरते हुए देखा है, और ठीक वह इसी घर में आई थी। दोस्तों, नहीं मालूम, वो आंटी एकदम इमोशनल हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा, आज से 3 साल पहले मेरी लड़की ऑफिस से आते टाइम ऑटो कर रही थी। वो उस वक्त मेरे से मोबाइल पर बात कर रही थी। उसने मुझसे कहा था कि माँ, मैं ऑटो का वेट कर रही हूं, बस अभी आ रही हूं। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरा फोन रखते ही एक 4 व्हील वाले ने उसको टक्कर मारी, जिसके बाद वह बहुत दूर जाकर गिरी, और तो मौके पर ही उसकी मौत भी हो गई। उस वक्त हम पर तो बेटा जैसे आफत टूट गई। हमारी एक ही लड़की थी। तब सब तक रोज एक ऑटो वाला आता है और हर कोई यही सवाल करता है कि आपकी लड़की ने पैसे नहीं थी। बाकी तुम मेरे साथ एक बार अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं दोस्त। तो अंदर जाने के बाद उस लड़की की मां ने ऑटो वाले को दीवार की,
तरफ दिखाया और जब उसने देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। इसके बाद उसने कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप बाहर आया और ऑटो चालू करके सीधा अपने घर की ओर निकल गया। सच कहूं तो वो पूरे रास्ते भर इतना ज्यादा परेशान थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और तो और वो इस बात से इतना डर गए कि उस दिन के बाद से उन्होंने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। ये बात वह आज तक भूल नहीं पा रहे हैं। बस शुक्रिया अदा करते हैं कि उस लड़की ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को मालूम पड़े कि जो इंसान काफी देर तक उनके साथ हो और बाद में पता चले कि वह मारा हुआ है, तो यकीन मानिए, मैं क्या आप क्या किसी की भी हालत खराब हो सकती है। बाकी दोस्तों, मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि आपने इस तरह की और भी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें सबके साथ कुछ ना कुछ अलग होता है। सबसे बड़ी बात, इस तरह की एक कहानी समझ ताहिर खान सर ने भी सुनाई है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। चाहे तो आप इस कहानी को सुनने के लिए बस ये पर इतना लिखिए, समझ ताहिर कॉल सेंटर हॉरर स्टोरी। बाकी सच आपके सामने आ जाएगा। बस मेरा कहने का इतना ही मतलब था कि जब एक कॉल सेंटर वाली लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या एक ऑटो वाले के साथ नहीं हो सकता। बाकी नहीं मालूम कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। मेरे पास इतने सारे प्रूफ नहीं है, पर अगर आपको यह कहानी जरा सी भी पसंद आए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं दोस्तों। मेरा नाम सतवीर है और मैं कुछ टाइम से महेश सर का सब्सक्राइबर हूं। मैं आप सभी को पहले भी स्टोरी भेज चुका हूं। आशा है कि आप सभी को वह स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आज मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड हिमांशु की कहानी बताना चाहूंगा। तो आगे की कहानी हिमांशु के नजरिए से। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मलकानी है और मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही प्यारे से जिले अल्मोड़ा से हूं। फिलहाल मैं किसी वजह से कई सालों से अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूं। तो बात कुछ ऐसी है। गर्मियों के दिन थे। एक दिन स्कूल में हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि स्कूल की छुट्टी के बाद हम सब नदी पर नहाने जाएंगे। और जो लोग उत्तराखंड से हैं, उन सबको मालूम होगा कि उत्तराखंड में कितनी सारी नदियां हैं, जिसे पहाड़ी भाषा में गढेरा भी कहते हैं। ऐसे ही हमारे स्कूल से लगभग 2 से 4 किलोमीटर दूर एक नदी है। छुट्टी के बाद हम सब चल दिए नहाने के लिए। सबके सब बहुत खुश थे। हंसी मजाक बराबर चल रही थी। हमने वहां पहुंचकर खूब मस्ती करी। कोई पत्थरों के ऊपर से पानी में कूद रहा था और कोई कोई तैर रहा था। सब के सब बहुत मजे कर रहे थे। लेकिन अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे नीचे की तरफ खींचने लगा। मैंने ऊपर आने की बहुत कोशिश की, पर लेकिन मैं ऊपर नहीं आ पा रहा था। जब तक मैं किसी को आवाज लगाता, तब तक वह चीज उसने मुझे पानी में खींच लिया था। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने अपने हाथ पर हिलाने बंद कर दिए, यहां तक कि मैंने सांस लेना भी बंद कर दिया। जब मैंने यह सब किया तो अचानक उस चीज ने मेरा पैर छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे पानी के ऊपर आ गया। ऊपर आते ही मैंने हड़बड़ी में एक लकड़ी पकड़ी और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उस वक्त शायद मेरी किस्मत खराब थी। वो लकड़ी भी टूट गई, लेकिन मुझे तैरना आता था। मैं जल्दी से तैरकर फटाफट ऊपर आ गया। मैं वहां से भागकर कुछ दूर एक खेत में जाकर बैठ गया। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों का आवाज लगाई, उन्हें अपने पास बुलाया। वो सब भागकर मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तू यहां आकर क्यों बैठा है। दोस्तों, मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरी सुखी लाल आंखें देखकर सब के सब समझ गए कि कुछ तो बुरा हुआ है। मैंने उन्हें इशारा किया कि अपने अपने कपड़े पहनो और यहां से निकलो। सबने तुरंत कपड़े पहने और अपनी अपनी साइकिल लेकर चल दिए। जल्दीबाजी में मैंने अपनी बनियान भी उल्टी पहन ली थी। डर इतना ज्यादा था कि मैं चुपचाप सतबीर के पीछे बैठा हुआ था। इसके बाद जब हम स्कूल के कुछ पास पहुंचे, तब मैंने सबको वह सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद सबने यह फैसला किया कि आज जो कुछ भी हुआ है, हम इस बारे में अपने घर पर किसी को नहीं बताएंगे, वरना सबको बहुत डांट खानी पड़ेगी। दोस्तों, यह मेरे स्कूल की सच्ची डरावनी कहानी है। शायद आप में से किसी किसी को मेरी इस कहानी पर यकीन ना हो, पर यह एकदम सच्ची बात है। यकीन कीजिएगा, मैं जब भी उस दिन को याद करता हूं तो अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर।
आइए सुनते हैं साथियों। मेरा नाम रौनक है। मैं बिहार के एक छोटे से विलेज गोविंदपुर से हूं। यह कहानी 2023 के नवरात्रि की है, जब मैं छुट्टियां मनाने अपने घर गया था। उस दिन नवरात्रि का 8वां दिन था। मैं उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिला था। उस दिन हम सबने मिलकर यह प्लान बनाया कि रात को हम लोग बगल वाले गांव में घूमने के लिए चले जाएंगे, जो कि मेरे गांव से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर था। बाकी दोस्तों, आपको यह तो मालूम ही होगा कि गांव जैसे इलाकों में अक्सर पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। उस वक्त ठीक मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत थी। वजह यह थी कि शहरों के मुकाबले गांव में घूमना ज्यादा पसंद होता है, और बाकी दूसरी बात यह थी कि मेरे के दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले थे। खैर, सब के सब घूमने चलने के लिए तैयार हो गए। हम कुल मिलाकर 7 लोग थे। हमने रात के 11 बजे का टाइम फिक्स किया। हम सब के सब अपने अपने घर से परमिशन लेकर निकले थे। हमारे पास 3 बाइक थी, जिसमें से एक बाइक पर मैं, अमन और संदीप बैठ गए, और बाकी दूसरी बाइकों पर मेरी बाइक अमन चला रहा था। सबसे आगे वावजूद की बाइक थी, और सबसे पीछे मेरी। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक जगह पीपल का पेड़ मिला। उसके ठीक पास में हमें एक औरत दिखाई दी, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। बाल बड़े बड़े थे, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हमें लगा कि शायद उनको कोई हेल्प चाहिए होगी। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो? आपको कोई मदद की जरूरत है क्या? उन्होंने कहा कि मेरा घर थोड़ी ही आगे है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? अमन ने कहा, क्यों नहीं। पर मैं जैसे ही नीचे देखता हूं तो अचानक से शॉक हो गया, क्योंकि उस औरत के पैर दोनों उल्टे थे। मैंने अमन से धीरे से बोला कि चुपचाप बाइक स्टार्ट कर और निकल यहां से। वह कहने लगा कि यार, इनको मदद चाहिए और तू कह रहा है चलने को। मैंने उससे कहा कि तू बात को समझ, प्लीज यहां से चल। अमन मेरी बात समझ चुका था। उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। दोस्तों, वो औरत हमें देखते ही हमारे पीछे पीछे आने लगी। मैंने मन से कहा कि स्पीड को तेज कर, इतनी स्पीड में कुछ भी नहीं होगा। वो कहने लगा कि आखिर तू बताएगा भी कि आखिर बात क्या है? मैंने कहा, अगर जिंदा बच गए तो जरूर बता दूंगा। वो तो शुक्र था, उसने मेरी बात मान ली। उसी वक्त मेरे पास वाजिद का कॉल आया। कहने लगा कि तुम लोग कहां रह गए? मैंने कहा, अभी रास्ते में ही है, बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। मैंने तुरंत फोन काटकर हनुमान चालीसा लगा दी। दोस्तों, तब जाकर कहीं उस औरत ने हमारा पीछा छोड़ा। हम लोग थोड़ा घूमने के बाद जब घर पहुंचे, तब मुझसे सबने पूछा कि क्या हुआ, घबराया हुआ क्यों लग रहा है? मैंने कहा, कल सुबह बता दूंगा दोस्तों। मैंने घर में तो सब कुछ बताया ही बताया, लेकिन अगले दिन जब अपने दोस्तों से मिला तो मैंने यह सारी बात उन्हें भी बताई। सबका यही कहना है कि वह कोई औरत नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेत थी। उसके पैर खून से लथपथ थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह कहानी अच्छी और सच्ची लगी होगी। बस आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे पास और भी कहानियां हैं जो कि मैं आगे और भेजूंगा। सबसे बड़ा थैंक्स महेश सर का। मैं उनकी सारी कहानियां सुनता हूं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हमारी आखिरी कहानी की ओर चलते हैं। यह कहानी और यह कहानी इन सभी कहानियों से एकदम अलग है। आइए सुने। ब्राह्मण महाशय ने जब लाश का चेहरा देखा तो थर थर कांपने लगा। वह तुरंत बेहोश होकर बैठ गया। होश में आने के बाद वो डर से कांप रहा था। उसी बीच जब कुछ लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा, जो व्यक्ति उसे लाश के अंतिम संस्कार के लिए बुलाने गया था, वह कोई नहीं बल्कि यह लाश ही थी। दोस्तों, सुमन, आनंद, वैज और रोहित बंबई के एक इंजीनियर कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। चारों दोस्तों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि तकरीबन 1 घंटे तक कोई भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ता था। वो तीनों 3rd ईयर में थे और यह घटना 2005 की है। एक दिन अचानक सुमेर के पिताजी बदल गए। उन्होंने अपने परिवार के साथ पुणे छोड़ दिया। वहां उन्होंने दूसरे इंजीनियर कॉलेज में दाखिला लिया। तीनों दोस्त अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। वह हर रोज एक दूसरे से फोन पर बात किया करते थे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम और आगे परीक्षाओं के कारण धीरे धीरे इन बातों में कमी आती गई। तीसरे वर्ष की परीक्षा के बाद वैष्णव, आनंद और रोहित इन्होंने फैसला किया कि एक बार वह पुणे जाकर सुमन से मिलेंगे। उन्होंने सुमन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनका सोचना था कि वह वहां पहुंचकर उसे सरप्राइज करेंगे। वह ठीक एक निश्चित दिन पर पुणे की ओर प्रस्थान करते हैं।
वहां पर उनके एक दोस्त के पिता का फार्म हाउस है। जब वह फार्म हाउस पहुंचे तो शाम के लगभग 6 बजे चूके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुंह हाथ धोया और इसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद सुमन के पास जाने की योजना बनाई। दोस्तों, आराम करने के ठीक 15 मिनट बाद अचानक से भारी बारिश होने लगी। करीब 1.5 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। बारिश की वजह से सड़कें कीचड़ युक्त हो चुकी थीं। तीनों ने सुमन के घर अगली सुबह जाने का फैसला किया। उस दिन सुमन से ना मिल पाने के कारण तीनों को बहुत दुख हुआ। वह रात फार्म हाउस में ही काटनी पड़ी। इसके बाद रात के ठीक 2 बजे अचानक आनंद का मोबाइल बजने लगा। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन कर रहा है। यह सोचकर उसने तकिए नीचे से अपना फोन निकाला। उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी। उसने फोन रिसीव किया और फोन रिसीव करने के बाद उसके कानों ने जो कुछ भी सुना, उसे सुनकर मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुछ समय के लिए तो वह वहीं पड़े पड़े जकड़ गया। उसने विवेक और रोहित को तुरंत बुलाया। सबके सब उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर शरीर इस तरह अकड़ गया था कि सर हिलाने के अलावा वह कुछ नहीं कर पाया। बहरहाल 15-20 मिनट बैठने के बाद उसको थोड़ा रिलैक्स मिला। इसके बाद उसने सबको बताया कि आज शाम को सुमन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों, कुछ देर के लिए तीनों मित्र निशब्द हो गए। उन्हें आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था। दिल बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि उनकी बैचमेट अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने देरी न करते हुए सुमन के घर निकले। सुमन के घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उसका शव अंतिम संस्कार के लिए पास के ही स्थानीय मुर्दा घर में ले जाया गया है। वह तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गए। सुमन के परिजन उन्हें देखकर एकदम हैरान रह गए। वहां सुमन के शव को सफेद चादर से ढक रखा था। हाल ही में दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का ढेर लगाया गया था। अंतिम क्रिया के लिए ब्राह्मण को बुलाने के लिए किसी को भेजा गया, लेकिन तब तक ब्राह्मण आ चुका था। पूजा की व्यवस्था तुरंत शुरू की गई। पूजा शुरू होने से पहले ब्राह्मण महोदय ने शरीर से कपड़ा हटाने को कहा। इसके बाद शरीर से कफन हटा दिया गया। फिर जब ब्राह्मण ने लाश का चेहरा देखा तो तुरंत उसके पैरों में कंपन होने लगा। वह तुरंत ही बेहोश होकर बैठ गया। सबके सब एकदम हैरान रह गए। किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के चेहरे पर पानी मारा। वह चुपचाप एकदम एकांत शांत हो गया और जब वह पूरी तरह से होश में आया तो लाश को देखकर डर से कांप रहा था। अब दोस्तों, इसमें हैरानी की बात क्या है वह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उस वक्त जब कुछ लोगों ने उससे पूछा कि वह डर क्यों रहा है, तो उसने बताया कि जिस व्यक्ति ने उसे यहां पर इस क्रियाकर्म के लिए बुलाया था वह और कोई नहीं बल्कि इसी लड़की की लाश थी। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद वहां के सभी लोग दंग रह गए। कुछ देर तक तो कोई भी नहीं बोला। बाद में ब्राह्मण महाशय ने शव का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। बाकी सुमन के दोस्त उसके पिताजी से मिले। उन्होंने उनके पिताजी को आश्वस्त किया कि उनका बुलाने के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, सुमन के पिताजी ने कहा कि उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था। यह बात सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा यदि सुमन के पिता ने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया। आनंद ने तुरंत ही अपना मोबाइल नंबर चेक किया कि कल रात जो उसे नंबर मिला था, लेकिन उसे वह नंबर नहीं मिला। अब दोस्तों, इस कहानी का उपसंहार यह निकलता है कि उन चारों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि शायद सुमन ने ही उन्हें फोन करके अपनी मौत की, लेकिन उसे वह नंबर नहीं मिला। अब दोस्तों, इस कहानी का यह निकलता है कि उन चारों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि शायद सुमन ने ही उन्हें फोन करके अपनी मौत की खबर दी थी। शायद वह आखिरी बार अपने दोस्तों को अपने आसपास देखना चाहती थी। बाकी दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब तक ऐसी कहानी मैंने अपने इस चैनल पर कभी नहीं सुनाई। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। धन्यवाद साथियों।